हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPS 2 इंटरनेशनल रिलेशंस थियरी एंड प्रॉब्लम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, एग्जामिन द अंडरलाइंग असम्पशंस ऑफ लिबरलाइजेशन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें समझना है कि लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है और उसके पीछे जो मेन असम्पशंस है उनको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। यानी फ्री मार्केट, स्टेट का रोल, ग्लोबल इंटीग्रेशन और उसके बेनिफिट्स के बारे में लिखना है। साथ ही इसके आइडियोलॉजिकल बेसिस और प्रैक्टिकल इम्पैक्ट को भी कवर करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। लिबरलाइजेशन का मतलब है रिस्ट्रिक्शंस और गवर्नमेंट कंट्रोल को कम करना ताकि मार्केट और इंडिविजुअल्स को ज्यादा फ्रीडम मिले। यह आइडिया लिबरल थियरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस से जुदा है जो कोऑपरेशन और इंटरडिपेंडेंस पे फोकस करती है। कोल्ड वॉर के बाद ग्लोबलाइजेशन के साथ लिबरलाइजेशन और तेज हो गया। इसके असम्पशंस मेनली फ्री मार्केट, कम स्टेट इंटरवेंशन, ग्लोबल इंटीग्रेशन और प्रॉस्पेरिटी के अराउंड घूमते हैं। मेन बॉडी। 1. फ्री मार्केट एफिशिएंसी का असम्पशन। लिबरलाइजेशन यह मानता है कि फ्री मार्केट्स रिसोर्सेज को गवर्नमेंट से ज्यादा एफिशिएंटली एलोकेट करते हैं। एडम स्मिथ की इनविजिबल हैंड वाली सोच यहां बेस है, जहां इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट से कलेक्टिव वेलफेयर होता है। पॉलिसीज जैसे ट्रेड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन इसी सोच पर बेस्ड है। एग्जाम्पल, इंडिया के 1991 रिफॉर्म्स ने FDI अट्रैक्ट करके ग्रोथ को बूस्ट किया। 2. स्टेट के रोल को लिमिट करना। लिबरलाइजेशन यह मानता है कि ज्यादा स्टेट इंटरवेंशन इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो करता है। स्टेट का काम रेगुलेटर और फैसिलिटेटर होना चाहिए, ना कि डोमिनेंट कंट्रोलर। नियोलिबरलिज्म ये कहता है कि स्टेट सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, बाकी मार्केट को फ्री छोड़े। एग्जाम्पल, IMF और वर्ल्ड बैंक के सपने डेवलपिंग देशों को सब्सिडीज कट और पब्लिक सेक्टर को रिड्यूस करने के लिए पुश किया। 3. ग्लोबल इंटीग्रेशन और इंटरडिपेंडेंस का असम्पशन। लिबरलाइजेशन कहती है कि ओपन इकोनॉमीज ज्यादा इंटरडिपेंडेंट हो जाती है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। रॉबर्ट क्योने और जोसेफ नए की कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस थियरी यही हाईलाइट करती है। फ्री ट्रेड और FDI डेवलपिंग देशों को ग्लोबल इकोनॉमी में इंटीग्रेट करते हैं। एग्जाम्पल, यूरोपियन यूनियन का इंटीग्रेशन इस बात का प्रूफ है। 4. डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी और प्रॉस्पेरिटी का असम्पशन। लिबरलाइजेशन का एक असम्पशन है कि मार्केट रिफॉर्म्स ऑटोमेटिकली ग्रोथ, पॉवर्टी रिडक्शन और डेमोक्रेसी ले आएंगे। मॉडर्नाइजेशन थियरी कहता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ से डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी आती है। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि लिबरलाइजेशन से इनइक्वालिटी और डिपेंडेंसी भी बढ़ सकती है। एग्जाम्पल, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कुछ देश लिबरलाइजेशन के बावजूद अनस्टेबल रहे। 5. रूल बेस्ड ऑर्डर का असम्पशन। लिबरलाइजेशन यह मानता है कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक एक फेयर और रूल बेस्ड सिस्टम बनाते हैं। इससे कोऑपरेशन बढ़ता है और एनर्की कम होती है। लेकिन अक्सर ये इंस्टीट्यूशंस डेवलप्ड कंट्रीज के फेवर में काम करते हैं। कंक्लूजन। तो ओवरऑल लिबरलाइजेशन के असम्पशंस फ्री मार्केट एफिशिएंसी, कम स्टेट कंट्रोल, इंटरडिपेंडेंस और प्रॉस्पेरिटी के आसपास घूमते हैं। इन्होंने रिफॉर्म्स और ग्लोबल कोऑपरेशन को तो पुश किया है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए रिजल्ट्स मिक्स्ड रहे। इसलिए इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों समझना जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Justify India's claim for permanent membership of the UN Security Council. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझना है कि इंडिया क्यों UNSC का परमानेंट सीट डिमांड करता है। हमें इंडिया के पॉपुलेशन, डेमोक्रेसी, इकोनॉमी, मिलिट्री स्ट्रेंथ और UN में उसकी कंट्रीब्यूशन जैसे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। साथ ही हमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक रीजंस को हाईलाइट करना है जो इस डिमांड को जस्टिफाई करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल UNSC UN का सबसे पावरफुल ऑर्गन है जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करता है। इसमें अभी 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, USA, रशिया, चाइना, फ्रांस और UK, जिनके पास वीटो पावर है।
इंडिया कई सालों से परमानेंट मेंबरशिप के लिए डिमांड कर रहा है। ये डिमांड इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि इंडिया एक बड़ी डेमोक्रेसी है, यूएन पीस कीपिंग मिशंस में बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है और एक ग्लोबल लेवल की इमर्जिंग पावर बन चुका है। इस आंसर में हम इंडिया के क्लेम के मेन जस्टिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. इंडिया का पॉलिटिकल और डेमोग्राफिक सिग्निफिकेंस। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है जिसमें 1.4 बिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है, यानी पूरे ह्यूमैनिटी का लगभग 1/6 हिस्सा। यूएनएससी जैसे बॉडी जो दुनिया का रिप्रेजेंटेशन करती है, उसमें इतने बड़े देश को इग्नोर नहीं किया जा सकता। पॉलिटिकली, इंडिया हमेशा से मल्टीलैटरलिज्म, शांति और यूएन के प्रिंसिपल्स के साथ खड़ा रहा है। डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी भी इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनाता है। 2. इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक पावर। इंडिया आज दुनिया की 5 लार्जेस्ट इकोनॉमी है और सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस में इंडिया का रोल ग्लोबल लेवल पर इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिकली, इंडिया एक न्यूक्लियर पावर है, साउथ एशिया का रीजनल लीडर है और ग्लोबल इमर्जिंग पावर है। इंडियन ओशन में इंडिया का जियोग्राफिकल लोकेशन ग्लोबल ट्रेड रूट्स और सिक्योरिटी के लिए क्रिटिकल है। 3. यूनाइटेड नेशंस में कंट्रीब्यूशन। इंडिया यूएन पीस कीपिंग मिशंस में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है 1948 से। ह्यूमन राइट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज में भी इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। कोल्ड वॉर के टाइम इंडिया ने नॉन अलाइंड मूवमेंट (NAM) और डिकोलोनाइजेशन को सपोर्ट करके यूएन की लेजिटिमेसी को स्ट्रेंथन किया। कई बार इंडिया को यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट किया गया है, जो ग्लोबल ट्रस्ट दिखाता है। 4. ग्लोबल सपोर्ट और यूएनएससी रिफॉर्म्स। इंडिया को सपोर्ट मिलता है मेजर पावर्स से जैसे यूएसए, रशिया, फ्रांस और यूके, और एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों से भी। G4 ग्रुप, इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील, कलेक्टिवली डिमांड करता है कि यूएनएससी रिफॉर्म्स में उन्हें परमानेंट सीट मिले। यूएनएससी का स्ट्रक्चर अभी भी 1945 के पावर बैलेंस पर बेस्ड है, जो आउटडेटेड है। इंडिया का इंक्लूजन यूएनएससी को ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव, डेमोक्रेटिक और लेजिटिमेट बनाएगा। कंक्लूजन। इंडिया का परमानेंट सीट क्लेम यूएनएससी में बिल्कुल जस्टिफाइड है क्योंकि उसकी पॉपुलेशन साइज, डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर और यूएन में उसकी कंट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रांग है। अगर यूएनएससी रिफॉर्म होके भी इंडिया को एक्सक्लूड करता है, तो उसकी लेजिटिमेसी क्वेश्चन में आएगी। इंडिया को परमानेंट सीट देना यूएन को ज्यादा स्ट्रांग और फेयर बनाएगा। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. What are middle powers? How are they different from emerging powers? Explain. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें मिडिल पावर्स का मीनिंग समझना है और उनको इमर्जिंग पावर्स से कंपेयर करना है। मतलब हमें दोनों के फीचर्स, रोल और डिफरेंस बताकर एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंटरनेशनल रिलेशंस में कंट्रीज को डिफरेंट कैटेगरीज में रखा जाता है जैसे सुपर पावर्स, ग्रेट पावर्स, मिडिल पावर्स और इमर्जिंग पावर्स। मिडिल पावर्स उन कंट्रीज को कहते हैं जो ना तो ग्रेट पावर होती है और ना ही स्मॉल स्टेट्स, लेकिन उनके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो डिप्लोमेसी और मल्टीलैटरल कोऑपरेशन के थ्रू इन्फ्लुएंस डाल सकें। इमर्जिंग पावर्स वो स्टेट्स होती है जो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ और जियोपॉलिटिक्स में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रही होती है और फ्यूचर में ग्रेट पावर बनने की एम्बिशन रखती है। इस आंसर में हम पहले मिडिल पावर्स को समझेंगे, फिर इमर्जिंग पावर्स और फिर उनका डिफरेंस विद एग्जांपल्स। मेन बॉडी। 1. मिडिल पावर्स का कॉन्सेप्ट। डेफिनेशन। मिडिल पावर्स ऐसे स्टेट्स हैं जो इंटरनेशनल सिस्टम को डोमिनेट नहीं कर सकती, पर उनका रोल पीस, डिप्लोमेसी और स्टेबिलिटी प्रमोट करने में इंपॉर्टेंट होता है। फीचर्स। ये स्टेट्स मल्टीलैटरल कोऑपरेशन और पीस कीपिंग में ज्यादा फोकस करती है। इनकी स्ट्रैटेजी मोस्टली सॉफ्ट पावर और मीडिएशन होती है। ये ग्रेट पावर्स के साथ अलाइनमेंट बनाती है और छोटी स्टेट्स को भी कनेक्ट करती है। एग्जाम्पल्स। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, नॉर्वे और स्वीडन को अक्सर मिडिल पावर्स कहा जाता है। 2. इमर्जिंग पावर्स का कॉन्सेप्ट। डेफिनेशन। इमर्जिंग पावर्स वो स्टेट्स हैं जो फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन और पॉलिटिकल राइज के वजह से ग्लोबल सिस्टम में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रही होती है। फीचर्स। रैपिड जीडीपी ग्रोथ और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। रीजनल और ग्लोबल पॉलिटिक्स में ज्यादा असर्टिवनेस। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म और रिकॉग्निशन की डिमांड। ब्रिक्स जैसे ग्रुप्स के मेंबर। एग्जाम्पल्स।
इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और चीन, जब वो सुपर पावर नहीं था, को इमर्जिंग पावर्स माना जाता है। 3. मिडिल पावर्स और इमर्जिंग पावर्स में डिफरेंस। नेचर ऑफ इन्फ्लुएंस। मिडिल पावर्स मेनली डिप्लोमेसी और कोएलिशन बिल्डिंग के थ्रू काम करती है। इमर्जिंग पावर्स इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ के बेसिस पर इन्फ्लुएंस डालती है। ग्लोबल एम्बिशंस। मिडिल पावर्स का फोकस मीडिएटर और स्टेबलाइजर बनना होता है। इमर्जिंग पावर्स का टारगेट ग्रेट पावर स्टेटस और ग्लोबल ऑर्डर को रीशेप करना होता है। इंस्टीट्यूशंस में रोल। मिडिल पावर्स यूएन, डब्ल्यूटीओ जैसे इंस्टीट्यूशंस के लॉयल सपोर्टर होते हैं। इमर्जिंग पावर्स इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स पुश करते हैं, जैसे इंडिया का यूएनएससीसी डिमांड। सॉफ्ट पावर वर्सेस हार्ड पावर। मिडिल पावर्स सॉफ्ट पावर टूल्स, ह्यूमैनिटेरियन एड, पीस कीपिंग उस करती है। इमर्जिंग पावर्स ज्यादा मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर पर रिलाई करती है। 4. थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल व्यू। रियलिज्म के हिसाब से इमर्जिंग पावर्स बैलेंस ऑफ पावर को चैलेंज करते हैं, जबकि मिडिल पावर्स स्टेबलाइजर का रोल प्ले करते हैं। लिबरलिज्म के पर्सपेक्टिव से मिडिल पावर्स कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क्स और मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट करते हैं। एग्जाम्पल, कनाडा को एक मिडिल पावर माना जाता है जिसका फोकस पीस कीपिंग है, जबकि इंडिया एक इमर्जिंग पावर है जो यूएनएससी रिफॉर्म्स और ग्लोबल रिकॉग्निशन के लिए एफर्ट्स कर रहा है। कंक्लूजन। ओवरऑल, मिडिल पावर्स और इमर्जिंग पावर्स दोनों ही इंटरनेशनल सिस्टम में इंपॉर्टेंट है, पर उनका अप्रोच अलग होता है। मिडिल पावर्स मेनली डिप्लोमेसी, कोऑपरेशन और पीस कीपिंग में काम करती है, जबकि इमर्जिंग पावर्स अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइज को यूज करके ग्लोबल लीडरशिप चाहते हैं। दोनों कैटेगरीज ग्लोबल पॉलिटिक्स को शेप करती है, लेकिन उनके गोल्स और मेथड्स डिफरेंट होते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. What is meant by globalization? On what basis the process of globalization is supported and criticized? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ग्लोबलाइजेशन का मतलब समझाकर उसके पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स बताने हैं। मतलब ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करने वाले आर्ग्यूमेंट्स और उसके क्रिटिसिज्म दोनों एक्सप्लेन करने हैं और एक बैलेंस्ड कंक्लूजन देना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है दुनिया का एक दूसरे से जुड़ना और डिपेंड करना, चाहे वो इकोनॉमी हो, पॉलिटिक्स हो, कल्चर हो या टेक्नोलॉजी। आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है जहां एक जगह की घटना दूसरी जगह को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। थिंकर्स जैसे एंथनी गिडन्स और डेविड हेल्ड ग्लोबलाइजेशन को वर्ल्ड वाइड रिलेशंस का इंटेंसिफिकेशन मानते हैं। इस आंसर में हम ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग, उसके सपोर्ट करने वाले पॉइंट्स और उसके क्रिटिसिज्म को समझेंगे। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड नेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें नेशनल बाउंड्रीज फ्लेक्सिबल हो जाती है ट्रेड, कम्युनिकेशन और कल्चर के लिए। इसमें गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी और लोगों का फ्री फ्लो होता है अक्रॉस बॉर्डर्स। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के थ्रू दिखाई देता है, और कल्चरल ग्लोबलाइजेशन आइडियाज, लाइफस्टाइल्स और मीडिया के थ्रू। एग्जाम्पल, एप्पल, टोयोटा जैसे एमएनसी इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल है, जबकि नेटफ्लिक्स और यूट्यूब कल्चरल ग्लोबलाइजेशन दिखाते हैं। 2. ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करने के बेसिस। इकोनॉमिक ग्रोथ और एफिशिएंसी। ग्लोबलाइजेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है, कंपटीशन आता है और एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। इंडिया और चीन का रैपिड ग्रोथ इसका एग्जाम्पल है। टेक्नोलॉजी और नॉलेज का स्प्रेड। ग्लोबलाइजेशन से नए इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी दुनिया भर में इजीली स्प्रेड हो जाते हैं, जैसे आईटी रेवोल्यूशन। कल्चरल एक्सचेंज और अवेयरनेस। लोग अलग अलग कल्चर्स, फूड, आर्ट और वैल्यूज से इंट्रोड्यूस होते हैं। इससे टॉलरेंस और कोऑपरेशन बढ़ता है। ग्लोबल इश्यूज का सॉल्यूशन। क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक या टेररिज्म जैसे प्रॉब्लम्स के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन जरूरी है, जो ग्लोबलाइजेशन से पॉसिबल होती है। 3. ग्लोबलाइजेशन का क्रिटिसिज्म। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। रिच कंट्रीज और एमएनसी को ज्यादा फायदा होता है, जबकि पुअर रीजन्स मार्जिनलाइज्ड रह जाते हैं। कल्चरल होमोजेनाइजेशन। लोकल कल्चर को वेस्टर्न कल्चर डोमिनेट करता है, जैसे हॉलीवुड का लोकल सिनेमा परफेक्ट। सॉवरेंटी का लॉस। स्टेट्स अपनी पॉलिसीज पर कंट्रोल लूज कर देते हैं आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ जैसे इंस्टीट्यूशंस के प्रेशर में। डिपेंडेंसी और एक्सप्लॉयटेशन। डेवलपिंग कंट्रीज फॉरेन कैपिटल और मार्केट्स पर डिपेंडेंट हो जाती हैं, जैसे स्वेटशॉप्स साउथ ईस्ट एशिया में। एनवायरमेंटल इश्यूज।
इंडस्ट्रियलाइजेशन और ट्रांसपोर्ट से पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज बढ़ता है। 4. बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव और आज का कॉन्टेक्स्ट। ग्लोबलाइजेशन हर जगह सेम इफेक्ट नहीं करता। कुछ कंट्रीज, साउथ कोरिया, सिंगापुर, इससे बेनिफिट हुई, जबकि कुछ क्राइसिस में फांसी। 1997 एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। कोविड-19 के बाद द ग्लोबलाइजेशन और प्रोटेक्शनिज्म की बातें ज्यादा हुई, जो दिखाता है कि ग्लोबलाइजेशन इवॉल्व हो रहा है। जरूरी है कि ग्लोबलाइजेशन को इंक्लूसिव और सस्टेनेबल बनाया जाए, ताकि इनइक्वालिटी कम हो और कल्चरल डाइवर्सिटी बची रहे। कंक्लूजन। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसने दुनिया को डीपली चेंज किया है। इसके फायदे हैं, जैसे ग्रोथ और नॉलेज शेयरिंग, और चैलेंजेस भी, जैसे इनइक्वालिटी और कल्चरल इरोजन। इसको मैनेज करना हाई की है ताकि बेनिफिट सब तक पहुंच सके और नेगेटिव इफेक्ट्स कंट्रोल हो। ग्लोबलाइजेशन एक टूल है और उसके रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं कि उसको कैसे गवर्न किया जाता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 5. What implications the New World Order has for developing countries like India? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि कोल्ड वॉर के बाद जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बना, उसका असर डेवलपिंग कंट्रीज, खासकर इंडिया पर क्या हुआ। हमें बताना है कि इस नए ऑर्डर के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक इफेक्ट्स क्या, अपॉर्चुनिटीज भी और चैलेंजेस भी। आंसर। इंट्रोडक्शन। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद 1990 में सामने आया, जब यूनाइटेड स्टेट्स एकलौता सुपर पावर बन गया। इससे एक नया ग्लोबल सिस्टम बना जिसमें यूनिपोलरिटी, ग्लोबलाइजेशन, डेमोक्रेसी और फ्री मार्केट इकोनॉमी को प्रमोट किया गया। इंडिया जैसे डेवलपिंग देश के लिए ये एक नए चैलेंजेस और नए मौके लेकर आया। आगे हम इसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इम्प्लीकेशंस पर बात करेंगे। मेन बॉडी। 1. पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस। यूएस डोमिनेंस का जमाना। कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका सबसे पावरफुल देश बन गया। इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी को नए तरीके से सोचना पड़ा और यूएस के साथ रिलेशन इंप्रूव करना पड़ा। नम की गिरती इंपॉर्टेंस। नॉन अलाइंड मूवमेंट की इंपॉर्टेंस कम हो गई। इंडिया को अपना रोल रीडिफाइन करना पड़ा और नए डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप्स बनाने पड़े। रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ने नए खतरे लाए, जैसे टेररिज्म और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। इंडिया को अपनी डिफेंस पॉलिसी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ी और यूएस, रशिया और एशिया पैसिफिक कंट्रीज के साथ टाई अप्स बढ़ाने पड़े। 2. इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस। ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ने फ्री मार्केट और ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया। इंडिया ने भी 1991 में लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स किए, जिससे इकोनॉमी ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट हुई। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के मौके। आउटसोर्सिंग और आईटी बूम के वजह से इंडिया को फायदा हुआ। एफडीआई इनफ्लोज और इंटरनेशनल ट्रेड ने ग्रोथ बढ़ाई। इनइक्वालिटी और डिपेंडेंसी का प्रॉब्लम। लेकिन ग्लोबलाइजेशन ने डिपेंडेंसी भी बढ़ाई। डेवलपिंग और डेवलप्ड देशों के बीच गैप और बढ़ा। इंडिया में भी रूरल अर्बन डिवाइड और ग्लोबल क्राइसिस के इफेक्ट्स सामने आए। 3. सोशल और कल्चरल इम्प्लीकेशंस। डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ने डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को प्रमोट किया। इंडिया के लिए ये पॉजिटिव रहा क्योंकि इंडिया अपने आप को एक बड़ी डेमोक्रेसी के रूप में प्रोजेक्ट कर सका। कल्चरल एक्सचेंज और कंज्यूमरिज्म। वेस्टर्न मीडिया और लाइफस्टाइल का इन्फ्लुएंस इंडिया में बढ़ा। एक तरफ नए अपॉर्चुनिटीज आए, दूसरी तरफ कल्चरल होमोजेनाइजेशन का खतरा भी हुआ। 4. जियोपॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल इम्प्लीकेशंस। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रोल। WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस पावरफुल बन गए। इंडिया को इनमें अपना रोल असर्ट करना पड़ा और कभी कभी अनइक्वल रूल्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करनी पड़ी। इंडिया का ग्लोबल रोल। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ने इंडिया को अपने आप को एक इमर्जिंग पावर के रूप में दिखाने का मौका दिया। इंडिया ने यूएनएससी के परमानेंट मेंबरशिप के लिए डिमांड की, ब्रिक्स, IBSA और G20 जैसे ग्रुप्स ज्वाइन किए और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया। कंक्लूजन। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का डेवलपिंग देशों पर मिक्स्ड इम्पैक्ट रहा। इंडिया के लिए एक तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के नए चांसेस आए, दूसरी तरफ सिक्योरिटी और डिपेंडेंसी के चैलेंजेस भी आए। इंडिया ने अपने फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमी को बैलेंस करके इस नए सिस्टम में अपनी जगह बनाए। आज इंडिया एक इमर्जिंग ग्लोबल पावर के रूप में सामने आया है।
Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।